परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह का जो सोलर फ्लेयर्स आएंगे या इस तरह की गड़बड़ियाँ होगी, उससे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है। कि जैसे कि सोलर की गड़बड़ी आने से उसमें से ऊर्जा बहुत एक साथ निकल आएगी, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल आएंगे। तो हमें तो उसकी स्टडी करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट जो और घूम रहे हैं उसमें उस एनर्जी का, उसके मैग्नेटिक फील्ड का और सब तरह का ये करके वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारा एक स्टॉर्म आया, तो स्टॉर्म आने से जैसे जिस तरह से सुनामी तरह, तो इस तरह के हम सोच सकते हैं कि ये सूरज की सुनामी है और उससे बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती है, पृथ्वी पर भी हो सकती है। इस वजह से हमें ये डेटा जुटाना और इसके साथ ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। आदित्य L1 को हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं जब आदित्य L1 इस हेलो ऑर्बिट में होगा प्रोफेसर साहब? तो जो भी आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब एमिट होगी सन से, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी करता है एमिट भी करता है, तो वहां पर कितना चैलेंजिंग होगा कि उस पर कोई असर ना हो आदित्य L1 पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई ज़्यादा असर होगा इसका, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर होगी उससे संभावित जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं उसकी स्टडी पहले से की जा चुकी है कि क्या क्या हो सकता है। वो फ्लेयर आने से टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, ज़्यादा रेडिएशन आएगा तो वो उसका कितना इफेक्ट होगा, इस तरह से और उसके जो उपाय हैं ये पहले से किए गए हैं। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि ये, उन्होंने तो कहा है कि 5 साल तक, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सालों तक, हो सकता है 20 साल तक भी वो काम करते रहेगा और हम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर सहारे साहब। लेकिन मोहम्मद शाहरुख, ये बताइए कि जिस तरीके से हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी भेजी, जाहिर है ये पहली ऑब्जर्वेटरी या पहले भी बता चुके हैं, इसके पहले सोहो भेजा जा चुका है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस हमने 15 लाख किलोमीटर तय किया है। क्या कोई और मिशन ऐसा रहा है जिसने और आगे तय किया हो? जी हाँ, ऐसे कई मिशन पहले नासा ने भेजे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, जिसमें से कि अभी 2018 में लगभग 5 साल पहले एक पार्कर सोलर प्रोब भेजा था। वो काफ़ी एडवांस था, जिसने सूर्य के बहुत करीब जाके काफ़ी डेटा लिया था, लगभग 65 लाख किलोमीटर दूर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब है सूर्य से। वो ऑब्जर्वेटरी, वो भी एक तरह का हमारा एक अच्छा ह्यूमन एंडेवर बोल सकते हैं उसे, है ना, मानवता के बनाया गया एक बड़ी अच्छी मशीन थी वो भी, और अभी भी वो घूम ही रही है। वो कभी बहुत करीब जाती है तो कभी बहुत दूर जाती है, जैसे एक कॉमेट होता है उस तरह का एक हाईली एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है पार्कर सोलर प्रोब। ये एक अच्छी चीज़ है, पर हाँ, कई मानों में हमारा जो आदित्य L1 में वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ सूर्य को स्टडी करता है। पर हमारा जो पार्कर प्रोब है, हमारा जो आदित्य L1 है, वो हमारे धरती के ज्यादा करीब है, इतना करीब है कि हमारे पास आने वाली जो रेडिएशन। बिल्कुल मोहम्मद साहब आपके पास आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, क्योंकि आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित हो चुका है। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। आदित्य L1 अंतिम कक्षा में हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीएम ने लिखा है कि भारत का मिशन आदित्य L1 अभी तक सक्सेसफुल रहा है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है आदित्य L1। कितने बड़े बेंचमार्क के तौर पर देखते हैं प्रोफेसर साहब आप इसे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तो पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंस था और ये लगता था कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा और इसमें कोई गड़बड़ियों की कोई संभावना थी नहीं, क्योंकि हमारे पास में इस तरह का बहुत पहले से डाटा था, पहले से सारा अध्ययन किया गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी बात है कि वो अभी फाइनली अपने ऑर्बिट में वो स्थापित हो गया और ये ऑब्जर्वेटरी अभी अपना काम करना शुरू करेगी। बहुत सारा डेटा हमें मिलेगा और उससे मानव, हमें ही नहीं, पूरे मानव जाति को बहुत फायदा होगा। मोहम्मद शाहरुख जी, सनशाइन मूवमेंट तो हमारे लिए है क्योंकि वो स्थापित हो चुका है। अब कितनी देर में ये अपना काम करना शुरू कर सकता है? मैं बताना चाहूँगा कि इसने अपना काम ऑलरेडी नवंबर के महीने से ही शुरू कर दिया था। इसके कई सारे पेलोड्स ने हमें जानकारी देना शुरू कर दी है तब से ही। पर हाँ, अब जब ये रुक गया है वहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि रिलेटिवली वो काफ़ी स्टेबल हो गया है अपने जो भी उसका पाथ था वहाँ पे, तो अब हम इससे अपने फुल फॉर्मेट में अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये ना सिर्फ सन को स्टडी करता है, पर सन से निकले हुए जो रेज हैं, जो पार्टिकल रेडिएशन है, जो कैंसर तक कर सकते हैं, बहुत खतरनाक रेडिएशन, उनका अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी समझने में ये बहुत सक्षम है।
क्योंकि इसके पीछे वाला around 4 months since it started its journey on 2nd September and reaching on 6th January 2024. So little more than 4 months it's taking. And it will reach its final point on 4 p.m. according to ISRO today. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है और कहा है कि हमने एक और लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है और लगातार गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शाहरुख जी, आप कोई बात कह रहे थे, उसे आप पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अगला सवाल पूछेंगे। जी, मैं कह रहा था कि अब जबकि ये अपनी जगह पे स्थापित हो गया है, तब हम बेहतर तरीके से अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना करना, जो भी हमने शेड्यूल बना रखा है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले के जो प्रोब्स गए, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब्स, उससे ये कुछ मायनों में बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ सूर्य को स्टडी करता है, पर उसके जो प्रभाव धरती पे पड़ते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन आती है, उसको ये धरती के पर्सपेक्टिव से, धरती के लिहाज से भी समझने की कोशिश करता है कि धरती पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है ना, जो कि होते रहते हैं सूर्य के सतह पे, जैसे कई सारे हमारे जो है फ्लेयर्स हैं वो बहुत पावरफुल निकलते हैं। कई बार जो है हमारे ऐसे रेडिएशन होती है जो सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्से तक पहुंचती है। और सोलर स्टॉर्म्स को मोहम्मद शाहरुख हम कैसे भूल सकते हैं? अभी अमेरिका में जब सोलर स्टॉर्म आया था तो देखा था सबने कि किस तरीके के हालात वहां पर थे। लेकिन इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई या हीट स्टॉर्म्स हो गए, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। लेकिन उनमें एक अहम है प्रोफेसर साहब, CME। ये क्या है? कोरोनल मास इंजेक्शन, और किस तरीके से ये पृथ्वी को इफेक्ट करेगा? देखिए, इस पृथ्वी पर जो है हम सुरक्षित है ये इसीलिए कि हमारे पास एक लेयर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है। इस तरह का एटमॉस्फेयर किसी भी ग्रह पर जो है अंतरिक्ष में नहीं है। अब ये जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यदि सूर्य के इस फ्लेयर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स आते हैं, ऐसे रेज आते हैं, कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है, और जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि वहाँ तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, तो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो भी फ्लेयर होंगे कुछ ये होगा, उससे तापमान का भी फर्क पड़ सकता है। उससे जो घातक जो रेडिएशन आ रही है वो कहाँ तक एब्सॉर्ब होगी और उसमें से कितनी धरती पर पहुंचेगी, इसकी स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो हमारे सैटेलाइट्स जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, बाकी तरह की स्टडी करने के लिए हमारे जो इस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो बाकी मिलिट्री सैटेलाइट्स है, बाकी सब जो भी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट भी सुरक्षित रखना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये तभी सुरक्षित रख सकते हैं कि इस तरह का डेटा कि इस फ्लेयर्स के वजह से उनको कितना नुकसान पहुंचेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या ये इसी तरीके से ऑर्बिट में घूमेगा? जी, इसको सर एक्सप्लेन करके सरल भाषा में हमें बताइए। जी हाँ, जो L1 पॉइंट है हमारा, जिसको हम एक स्टेबल पॉइंट भी बोलते हैं, इन दो बॉडीज के लिए, सिर्फ अर्थ और सन के लिए हमारे ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक L1 भी है। उस स्टेबल पॉइंट के अराउंड ये, जैसे हमने देखा इस एनिमेशन में, उसी तरीके से ये एक सर्कुलर पाथ, लगभग सर्कुलर पाथ एनिमेशन को अगर आप समझाएं कि किस तरीके से वो मूवमेंट करेगा। जैसे कि इसके सेंटर में जहां पर हमारा L1 जो है, आदित्य L1 मूव कर रहा है, उसके सेंटर में हमारा L1 पॉइंट है, और उस सेंटर के अराउंड ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला है। थोड़ा सा इलिप्टिकल भी है हालांकि, पर ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा, और ये करता ही जाएगा अगले जितना भी इसके चरण है कई सालों तक, ये इसी तरह से मूव करेगा। सुनने में लग रहा है कि ये